axiomatic approach to probability. Axiomatic approach to probability. ओके, तो एक्सियोमेटिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, वही सेट वगैरह फॉर्म करके उस तरह से सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1। सेकेंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 1। यहाँ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा एन ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लूं, मैंने एक डायस को रोल किया, 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। इसी तरीके से 3 4 5 6 सभी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। जब इन सबको ऐड करेंगे तो उनका सबमिशन कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ ये चीज, ये प्रॉपर्टी बता रहा है। ओके, अब इसके बाद हम सिंपली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ इसमें ज्यादा चीजें एज सच है नहीं, जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी। कुछ चीजें तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता ही दिया था, जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे अगर हम ये लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश, तो क्या होगा ये पता है, ए यूनियन ए डैश की प्रोबेबिलिटी। नहीं भाई, जैसे मान लो यहाँ पर ये पूरा एक सैंपल स्पेस हो गया है ना, ये मान लो ये हो गया ए, सेट ए, ये सर्कल है, तो ए डैश क्या होगा बताओ, जो सर्कल के बाहर है वो ए डैश, सर्कल के बाहर वाला ए डैश, सर्कल के अंदर वाला ए, तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की इक्वल हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर ये चीज। अब मुझे ये बताओ, सोच के समझ के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए कौन सा है, ए है सर्कल के अंदर, ए डैश क्या है, सर्कल के बाहर, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, नल सेट आएगा, तो नल सेट आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। दैट्स इट। समझ में आई ये चीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके लिए आप ओपन करना अपनी बुक में एक्सरसाइज 16.3 और इस ये आपको दिख जाएगा पेज नंबर 403 में, पेज नंबर 403 में। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बुक पे ध्यान देना सब, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर द आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहां पर ना आपको वैल्यू दी हुई है, जैसे कि सबसे पहले केस में क्या दिया हुआ है, ये ऊपर में लिया है W ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड सो ऑन अप टू ओमेगा 7, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर्स क्या क्या लिखे हुए हैं, ये 0.1, नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, 0.01 एंड सो ऑन, और उसके लास्ट क्या लिखा हुआ है, 0.6, ठीक है। इसमें कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पहली चीज आप ये देखोगे, ये सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, तो आ रही है क्या, सब 0 से 1 के बीच में, चेक करो पेज नंबर 404 पे। हाँ, तो ये देखा पेज नंबर 404 पे, सारी प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में है।
अब उनका सम जो है वो 1 आना चाहिए, सभी का सम, उसको ऐड करके देखो वो 1 आ रहा है क्या? उन सबको ऐड करोगे तो वो 1 आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो यस वो सही है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ऐड करो जल्दी से, ओरली कर लोगे, उसमें क्या है? आ रहा है 1, मतलब फर्स्ट वाला वैलिड है। क्लियर है ये चीज सबको? सेकंड वाला चेक करो, 1/7, 1/7 ऐड करोगे तो सभी का सम 1 आएगा, 7/7। ठीक है, तो सेकंड वाला भी वैलिड होगा। थर्ड वाला वैलिड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि क्लियरली आपको दिख रहा है जब उसको ऐड करोगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव दिख गया वहां पर, नेगेटिव आ गया, प्रोबेबिलिटी तो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद लास्ट वाला होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। नहीं, टोटल 40 नहीं, वो रीजन नहीं, 15, हाँ 15/14, मतलब वो 1 से ग्रेटर आ गया। ठीक है, ये चीज क्लियर सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना चैतन्य। कौन कौन से होंगे पॉसिबल आउटकम? HH, HT, TH, TT। हाँ, एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम एक टेल की प्रोबेबिलिटी। तो ये वाले 3 लेंगे हम, समझ गए ना? तो कितना आ जाएगा? 3/4। दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। 2 में कोई डाउट तो नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 3। हम्म, a die is thrown, what is the probability of prime number? तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 3/6। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी, अरे चुप रहे, एकदम गलत सलत याद करता है। 9 होता है क्या प्राइम नंबर? हाँ, हाँ। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, मतलब 3 या 3 से बड़ा नंबर अपीयर होना चाहिए। तो आंसर होगा 4/6। 4/6 कैसे? 3, 4, 5, 6, ये चारों नंबर कंसीडर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 1 विल अपीयर। 1/6 लेस देन और इक्वल्स टू 1, मतलब सिर्फ एक ही नंबर आएगा, 1/6। अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, 0। अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, नहीं, 5/6। ठीक है, ये चीज क्लियर? तो ऐसे शब्दों के जाल में घुमा के गलत करवाएगा आप लोगों से, तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में? अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस? यस, ऑब्वियसली 52। सेकेंड पार्ट में बोला कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड, एस मतलब इक्का होता है, स्पेड वो एक टाइप का सूट होता है। स्पेड कौन सा था? हाँ, 1/52 इज करेक्ट। स्पेड, स्पेड मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं क्या? काला पान? नहीं, स्पेड काला पान होता है ना। तो स्पेड ऑफ एस मतलब काला पान का इक्का कितना होगा? एक ही होता है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/52। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। वेट, वेट, पार्ट सी में बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज एन एस, सिर्फ एस होना चाहिए, तो 4 इक्के होते हैं, तो 4/52। ब्लैक कार्ड, हाँ, क्योंकि 26 ब्लैक, 26 रेड, ऐसे होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 मार्क्ड ऑन अदर, and a fair dice are both tossed
Find the probability that the sum of the numbers that turns up is 3 and 12. सबसे पहला काम करो, सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस बनाओ। तो एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन में क्या मार्क है? 1 और 6। और एक डाइस को रोल कर रहे हैं, उसमें क्या मार्क है? 1 2 3 4 5 6। जब दोनों को साइमल्टेनियसली रोल करेंगे तो जो सम आएगा वो सम क्या क्या आ सकता है? ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर दैट टर्न्स अप इज 3 एंड 12। तो सबसे पहले हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। एक आ सकता है 1 1, दूसरा क्या आ सकता है? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। क्या ये समझ में आए? तो टोटल 12 आउटकम्स होंगे। मतलब क्वाइन पे 1 शो कर रहा है, इनमें से 1 2 3 4 5 6, या क्वाइन पे 6 शो कर रहा है, इसमें से 1 2 3 4 5 6। समझ में आया ये चीज? ठीक है, सैंपल स्पेस बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ गए? अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर टर्न्स अप इज 3। तो क्या आएगा आंसर? फर्स्ट पार्ट का आंसर कि सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये आएगा 1/12। समझ में है? क्योंकि सम 3 कब आएगा? सिर्फ इसी केस में सम 3 आएगा। समझ में आया ये चीज? सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में, बताओ? सम कितना आना चाहिए? 12। तो सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये यहीं पर आएगा, तो कितना जाएगा? 1/12। क्लियर ये चीज? ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? आयुष, आयुषी, रिया? ओके, हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर कौन सा? 404। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करना। अदिति क्वेश्चन पढ़ो। तो एक कमेटी में 4 मैन और 6 वुमेन है, ये मेंबर्स हैं अवेलेबल। ठीक है, एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, एक पर्सन को सेलेक्ट करना है, और वो पर्सन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में बोल रहा है वुमेन होनी चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितने वुमेन्स हैं? 6। टोटल कितने हैं? 10। तो 6/10, खत्म। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7। A fair coin is tossed 4 times. हाँ, ₹1, and a person win ₹1 for each head and lose ₹1.5 for each tail that turns up. Form the sample space. Calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and probability of having each of these amounts. तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छा है, आने लायक क्वेश्चन है। हाँ चलो ट्राई करो, जो खुद से बना सकता है। मैं लेकिन यहां पर बना रहा हूं, फिर भी जिनको यहां समझते हुए बनाना है इधर समझ लेना। सबसे पहला स्टेप आपको परफॉर्म करना है कि आपको एक्सपेरिमेंट को समझ के सैंपल स्पेस बनाना है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक कॉइन को 4 बार टॉस करना। तो एक कॉइन को 4 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम आएंगे? 2⁴, मतलब कि 16 आउटकम्स आएंगे। मैंने पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया था n⁻r का। और वो क्या क्या हो सकते? हो सकता है चारों बार हेड आ जाए, हो सकता है पहले 3 में हेड और फिर चौथे में टेल, पहले 2 में हेड फिर टेल हेड, फिर पहले में हेड फिर टेल हेड हेड, फिर उसके बाद क्या हो सकता है? टेल और ट्रिपल एच, ये हो गया। अब उसके बाद 2 हेड और 2 टेल का बना देता हूं। तो एच एच टी टी, एच टी टी एच, टी टी एच एच, टी एच एच टी। अभी 2 हेड 2 टेल का बना रहा हूं मैं। ठीक है, एच टी
एच टी, टी एच, टी एच। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ट्रिपल टी एच, टी, टी एच, टी, टी एच, टी, टी एच, ट्रिपल टी, ये हो जाएगा। और लास्ट में आएगा 4T। ये सैंपल स्पेस टोटल 16 बनेंगे। कहां पर? ये वाले में ना, हाँ। ये टोटल 16 बनेंगे। और ये 16 का पैटर्न आप समझ लेना। देखो पैटर्न मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले वाले में क्या, चारों एच है ना। फिर ये जो मैंने बनाया है इसमें कितने, 3 H हैं और 1T है, समझ रहे हो। ये ऐसे 4 होंगे टोटल, और इसमें 2H और 2T वाले, ऐसे टोटल 6 होंगे। और इसमें 3T और 1H वाले, ऐसे टोटल 4 होंगे। और लास्ट में चारों T वाले। समझ में आई ये चीज? तो टोटल 16 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब क्वेश्चन की कंडीशन समझो। हेड आता है तो क्या होता है, 1 रुपए जीत जाते हैं। और टेल आता है तो क्या होता है, 1 रुपए, 1.5 रुपए हार जाते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम कंसीडर करते हैं कि चारों बार अगर हेड आएगा, चारों बार हेड आएगा, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 4 रुपए जीत गए। समझ में आए? और अगर मान लो 3 हेड और 1 टेल आ रहा है, 3 हेड और 1 टेल, तो क्या होगा, +3 -1.5, ऐसे ही होगा। 3 बार 1 1 रुपए जीते और 1 बार इतना हार गए, तो कितना बच जाएगा, +1.5। समझ में आई ये चीज? और अगर 2 हेड आया और 2 टेल आया, तो क्या होगा, +2 -3। समझ में? मतलब क्या हो गया, -1। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? और अगर 1 हेड आया और 3 टेल आया, तो क्या होगा, 1 हेड मतलब +1, 3 टेल माइनस मतलब -4.5। 1.5 रुपए 3 बार हारे हैं तो -4.5 होगा ना। तो कितना आ जाएगा ये, -3.5। समझ में आया ये चीज? और अगर बहुत खराब किस्मत है, चारों बार टेल आ गया, तो क्या होगा, -6। ये हो जाएगा -1.5, -1.5, इस तरीके से। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसके हर एक अमाउंट जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4, 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/16। समझ में आए? 4 रुपए कब जीतेगा, जब चारों बार हेड आएगा, और चारों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/16। क्लियर हुआ ये चीज? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1.5 विन, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। मतलब 3 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड और 1 टेल कितने बार आएगा, 4 बार आएगा, तो 4/16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/16। क्लियर हुआ ये चीज? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹1 लूज, 1 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी। 1 रुपए कब हारेगा, जब 2 हेड और 2 टेल आएगा। 2 हेड और 2 टेल कितने बार आएगा, टोटल 6 बार आएगा, आउट ऑफ 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/16। समझ में है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹3.5 लूज, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/16। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹6, ये कितना हो जाएगा, 1/16। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी होगी। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि आपके विन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप पॉजिटिव में रहें, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 5/16। मतलब आप क्या करोगे, इन दोनों में आपका, आप अमाउंट जीत रहे हो, तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी ये वाली हो जाएगी, 11/16। समझ में है? मतलब वो गैम्बलिंग में सिस्टम ही ऐसा बना के रखते हैं कि लूज करने की चांसेस ज्यादा हो आप लोगों के, विनिंग के चांसेस कम हो।
ठीक है, हटा दो उसको मैं। ओके, तुम लोग सबसे ज्यादा ये करोगे, कॉमर्स वाले आगे जाके करते ही ना टेक्निकल एनालिसिस में, और क्या करते हैं? मूविंग एवरेज में वही करते हो, कैंडल स्टिक रीड करते हो, जब यही सारी चीजें करते हो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में, वो सारा प्रोबेबिलिटी का ही गेम रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? चलो ठीक है, लेकिन ना इसमें जहां पर गलती करोगे मैं वो चीज बस पूछ लेता हूं, ठीक है? अब जैसे ये है क्वेश्चन 8 में, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो कितने आउटकम होंगे आपको पता है, 8 आउटकम होंगे, ट्रिपल एच, एच एस टी, ये सारे, ठीक है? अब आप गलती कहां पर करोगे पता है? यहां पर जैसे फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट, एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, बता चल, एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, बाकी सब भी रेडी रखो ना, सैंपल स्पेस दिमाग में या लिख के। हम्म हम्म प्रोबेबिलिटी बता दे मेरे को सीधा, गलत। हम्म हम्म अच्छा, एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, टोटल 8 आउटकम्स होंगे, वो ऐसे होंगे। अभी मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, ये मैंने बोला आपको। अरे रुक ना भाई, मैं बता रहा हूं ना, तू गलत क्यों है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है? कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो 2 और 2 से ज्यादा हेड वाले को हम लेंगे, ठीक है? तो 2 हेड वाले कौन से, मतलब इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। अच्छा हाँ यार, सही बोल रहा था, 4/8, 4/8, एटलीस्ट 2 हेड क्या हो जाएगा? 4/8। हम्म करेक्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर ये चीज? हाँ, अब इसके बाद वाला, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। एक मिनट, एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा, तुम लोग बहुत बता रहे हो। विप्लव बता तो भाई, है क्लास 11th वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। हाँ अक्षत बता। अदिति, 7/8। हाँ, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आना चाहिए। तो मतलब किसको किसको हम इसमें लेंगे? एक मिनट, ट्रिपल टी को छोड़ के सब लेंगे, इनको छोड़ के क्यों नहीं क्यों ट्रिपल एच को छोड़ना है? सॉरी, तो ट्रिपल एच को नहीं लेना है हमको, बस इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना है? अरे, एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आना चाहिए, मतलब 0 हेड भी तो आएगा काउंटिंग में, उसको भी तो लेंगे काउंटिंग में। मान ले, अगर ऐसा बोला जाए कि एटमोस्ट 2 गोल्स पड़ने चाहिए, तो हम कौन कौन से कितने नंबर ऑफ गोल्स को काउंटिंग में लेंगे? 2 गोल्स, 1 गोल्स एंड 0 गोल्स। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हम 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड तीनों को काउंटिंग में लेंगे ना। तो ऐसे कितने हो गए यहाँ पर? टोटल 7 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लास्ट पार्ट पूछता हूं, एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल, ये भी क्या आएगा? 7/8। एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल, 3/8। समझ गए ना ये?
तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना, इसमें गलती हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए? बड़ा सिंपल है, कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दिया हुआ है 2/11 और बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 minus 2/11 that is equals to 9/11। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। इसको अच्छे से करना, ठीक है? बताना अभी मैं पूछूंगा आंसर। स्पेलिंग चेक करना, सही लिखा हो ना? assassination। Find the probability that the letter is vowel। Probability of selecting a vowel। तो इन सब में से ना एक लेटर को सेलेक्ट कर रहे हो, उस लेटर के वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो सबसे पहले इनमें ये बताओ कि कितने वॉवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वॉवेल्स 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 वॉवेल्स है, और 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल तो कितना हो जाएगा? 6/13। ये 6 डिवाइडेड बाय टोटल लेटर्स। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट दैट इज 7/13। क्लियर? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। हाँ ठीक है, इस पे ध्यान दो आप क्वेश्चन पे। अरे क्वेश्चन पढ़। हाँ तो पढ़ना। सो क्या लिखा हुआ है? 1 से लेके 20 तक ये नंबर्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 20। ठीक है, और इसमें से 6 नंबर्स एक पर्सन सेलेक्ट करता है। अगर वो लॉटरी में जो 6 नंबर्स सेलेक्ट किए गए उनसे अगर मैच कर जाता है तो उसको प्राइस मिलेगा, और अगर नहीं करता है तो उसको प्राइस नहीं मिलेगा। समझ में आया ये चीज? तो बताओ इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? बताओ। क्वेश्चन समझो पढ़ के अच्छे से, और उसको ट्राई करने की कोशिश करो। गलत। 1 2 3 4 7 8। हाँ, और लॉटरी वाले ने कुछ और फिक्स करके रखा है। हाँ तो हार जाएगा ऑब्वियसली। मतलब क्या बोल रहा है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। सुनो, ये टोटल 1 से लेके 20 तक के नंबर है। आपको कोई भी रैंडमली 6 नंबर सेलेक्ट करने मैंने 6 नंबर फिक्स सेलेक्ट करके रखे हुए हैं कि मान लो 1 7 8 11 12, इस तरह से मैंने टोटल 6 नंबर सेलेक्ट करके रखे। आपके सेलेक्टेड 6 नंबर और मेरे सेलेक्टेड 6 नंबर अगर मैच कर गए तो आप जीत जाओगे, और नहीं किए तो आप नहीं जीतोगे। तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नहीं, अब इसमें सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस n ऑफ s, वो कितना होगा ये कैलकुलेशन अलग है। करेक्ट,
यहां पर लगेगा कॉम्बिनेशन। अगर आपको 20 में से 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो अब यहां पर अप्लाई होगा कॉम्बिनेशन। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो हो जाएगा 20C6। क्लियर हुआ है ये चीज? ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होगा। क्लियर ये? अब फेवरेबल आउटकम मतलब जो उस लॉटरी पर्सन ने फिक्स करके रखा हुआ है जो नंबर्स, वो कितने होंगे? वो सिंगल होगा, ओनली वन। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो एक ही होगा, ओनली वन, क्योंकि वो 6 नंबर का एक सेट उसने फिक्स करके रखा हुआ है। समझ में आई ये चीज? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ए इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगा 1/20C6। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। पीछे देखो आंसर क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन करके दिया है या यहीं पर छोड़ दिया है? क्या दिया है आंसर, देखो चेक करो। क्वेश्चन नंबर 11। 1/38760, मतलब उसने कैलकुलेट किया इस पूरे। हाँ, शॉर्टकट तरीका ये भी तो है ना, 20 × 19 × 18 ऐसा करते हुए डिवाइडेड बाय 65432 1। उसमें बहुत सारे टर्म्स कट जाते हैं। क्लियर ये चीज? हटा दो उसको फिर मैं। अब देखो, अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कई क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन लगने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। कॉम्बिनेशन कब लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों की। जब एक से ज्यादा आइटम्स को चूज करना है तब। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये बोला होता कि 20 में से एक नंबर सेलेक्ट करना है, तब आपको कॉम्बिनेशन नहीं लगाना होता, तब एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो जाती? 20 हो जाती। समझ में है कि नहीं? लेकिन अगर दो नंबर को सेलेक्ट करना है, तीन को करना है, चार को करना है, तब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उस समय कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पर लगेगा भाई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम्म, तो इसके लिए मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूं, आप हेडिंग डाल के लिख लेना। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। अरे लोग 11th में पढ़ चुके हैं सेट्स, लेकिन फिर से मैं याद दिला देता हूं एक बार। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, यहां पर ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, ये वाला पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। ये चीज क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं हम इस वाले पार्ट पे। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आई ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी, अगर आपको याद हो, हम सेट्स में ये पढ़ते थे, वर्ड प्रॉब्लम करते थे। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता था। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब इसमें अगर मान लो पूरी तरफ मैं डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कर दूं, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? एन ऑफ एस कर दूं। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये जो फॉर्मूला बना प्रोबेबिलिटी का, इसको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो यूनियन है इसका मतलब क्या होता है? और। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब क्या होता है? एंड। क्लियर ये? ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने।
हम्म हम्म ओके, ये सब नोट डाउन कर लिया सबने? हम्म, हाँ, अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, आप लोग आंसर करना है, ठीक है? इसको मैं हटा रहा हूं। यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट में चैतन्य ने क्या क्या लिखा हुआ है बताना। कितना दिया हुआ है? हम्म 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 और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अरे क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है? तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो मेंशन्ड है, ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं, मतलब ये वैलिड प्रोबेबिलिटी है या नहीं, ये पूछ रहा है। बता। नहीं, तो ये बता, ये है कि नहीं है कंसिस्टेंटली डिफाइंड? एक मिनट, इन लोगों को कर लेने दो, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे आंसर चाहिए, कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं? हाँ, बताओ। नहीं, ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, अब समझो इधर पे। हम्म, ऐसा कोई रीजन नहीं है। रीजन प्रॉपरली यहां पर सुनो और समझो। देखो, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी में कॉमन, और ए मतलब पूरा कंप्लीटली ए, समझ में आ रहा है? तो दोनों में कौन बड़ा होगा? ए बड़ा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी बड़ा होगा? ऑब्वियसली ए बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी डायग्राम से देखो, ए कौन सा है? ए ये पूरा सर्कल है, ए इंटरसेक्शन बी उसका छोटा सा पार्ट है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ए मान लो ये पूरी कोचिंग जो है ये ए है, ए इंटरसेक्शन बी मान लो ये छोटा सा रूम है, तो कौन सा बड़ा है? पूरा कोचिंग बड़ा है कि रूम बड़ा है? पूरा कोचिंग बड़ा होगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो इसके हिसाब से ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि ए बड़ा है। ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए किससे? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी से। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, इसलिए ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है, ये गलत है प्रोबेबिलिटी जो दी है। बिल्कुल नहीं, अब इसमें तो यही रीजन है इस वाले के। और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वन से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये सारे जो रीजंस है। प्रोबेबिलिटी कभी वन से बड़ी नहीं हो सकती ना। और भी ये सारे रीजंस है। ये वाला रीजन समझ में आए कि नहीं आप लोगों को? तो ऐसे केसेस में आप हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो ये जो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी है, वो इन दोनों से हमेशा क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, या उसके बराबर हो सकती है एट मैक्स। क्लियर ये चीज? हाँ, तो फिर सही होता। ठीक है, ये क्लियर सबको? अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है बताओ? इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है? 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, ये कितना है? 0.8। तो ये क्या कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं, बताओ? क्यों? क्या माइनस में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी कहां माइनस में आ रहा है? ए यूनियन बी गिवन है। आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, जो कि आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। एक मिनट यार, तू गलत सलत करते, रुक जा अभी। 0.8 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में? इस फॉर्मूले में मैंने पुट किया। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.9 माइनस 0.8, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1। समझ में आया? तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 0.1। ये क्लियर?
अब ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों से छोटी या बराबर होनी चाहिए, है क्या वैसा? हाँ है, तो ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, ये हो गया तो हटा दो फिर मैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। ये फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूले को यूज करना है आप लोगों को। ये जो फॉर्मूला भी आप लोगों को यहां पर मैंने लिखवाया ना, इस फॉर्मूले को यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये फॉर्मूले में 4 में से 3 चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, और जो फोर्थ अननोन वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए सब? इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 चेक करना जल्दी से, सॉल्व करो, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा कुछ नहीं, किसने बोला तेरे को? वो बेवकूफ बना रहा है तेरे को। ओके, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 बना क्या? क्वेश्चन नहीं बना है क्या क्वेश्चन नंबर 14? अच्छा, 14 क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ो पहले। कुछ और ही लिखा है, कुछ और ही आंसर बोलते हो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में? क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, कितना गिवन है? 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, कितना गिवन है? ये 1/5। और क्या निकालने बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये निकालने बोल रहा है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये निकालना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? अरे गलत, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 0 है, ये दिया हुआ है, और ये निकालना है। और का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। क्लियर हुआ ये चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/5, तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 4/5। ये आपका आंसर, दैट्स इट। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं,
क्वेश्चन नंबर 16, बस एंड कर देता हूं थोड़ी देर में। 16 15 ना, सॉरी 15। क्वेश्चन नंबर 15, चलो जल्दी देखो क्या लिखा हुआ है। इफ E एंड F आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ F दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना दिया हुआ है, 1/2। और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F निकालना है। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू 1/8। और आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एंड नॉट F। हाँ, किसको, नीचे वाले को, अभी पहले ऊपर वाले पे डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F निकालना है। कैसे निकालते हैं E यूनियन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। और ये तीनों चीजें दी हुई है, आंसर आएगा 5/8। पक्का ना, मान लू, ठीक है। इन सबको, इन दोनों को ऐड करना, इसको माइनस कर देना, ठीक है। अच्छा ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F, किसमें से किसको, हम्म, हम्म, हाँ ये सही बोल रहा है। बाकी मैं समझा रहा हूं ना, चिंता मत कर, इधर सुनो। ये देखो, इधर देखो, ये वेन डायग्राम से समझो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। इसने क्या बोला, नहीं ए बी नहीं, यहां पर क्या ई एफ है ना, इसको हम ले लेते हैं ई और इसको ले लेते हैं हम एफ। इसने क्या बोला, नॉट ई, नॉट ई बोला। नॉट ई का मतलब क्या, ई के बाहर वाला। तो ई के बाहर वाले को पूरे को शेड कर दो, समझ में आया। ये पूरा ई के बाहर वाला मैं इस तरह से शेड कर दे रहा हूं, ई के बाहर वाला ये मैंने शेड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, नॉट एफ। नॉट एफ मतलब एफ के बाहर वाला, तो ये एफ के बाहर वाले को शेड कर दो। अब एफ के बाहर वाले को इस तरह से शेड कर दो, ये हो गया। देखो कभी भी ये डाउट हो ना ऐसे वाले क्वेश्चंस में, तो हमेशा वेन डायग्राम बना के देख लिया करो, ठीक है। ये हो गया, इसके बाहर वाले को हमने शेड कर दिया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दोनों के बीच में एंड। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, समझ गए। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है। तो देखो यहां कौन सी लाइन दोनों में आ रही है, तो उसके लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप इस वाले पार्ट को छोड़ दो, देखो ये वाले पार्ट को छोड़ दो, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ के जो भी बाहर दिख रहा है वो इंटरसेक्शन है, वो कॉमन है दोनों का, समझ में आया कि नहीं ये चीज। और वो वाला पार्ट आपको कैसे निकलेगा, वाला पार्ट निकलेगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से, क्योंकि ये पूरा जो पोर्शन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। ये पूरा ए यूनियन बी है, और आपको बाहर की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वो क्या हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये वेन डायग्राम वाला तरीका है। दूसरा तरीका बताऊं, डी मॉर्गन्स लॉ वाला। डी मॉर्गन्स लॉ वाला तरीका समझना, आप लोगों ने पढ़ा है उस स्टैटस, उसमें सेट्स में था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा होता है तो उसको हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आया ये चीज। तो अभी यहां पर वही चीज है, अगर आप इसको देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश ऐसा है, समझ में आया ये चीज। तो इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल डैश ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होता है तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, इससे निकाल सकते हैं। तो आप या डीमॉर्गन्स लॉ से समझो या वेन डायग्राम से समझो, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। हम्म,
बता दूंगा उसको, पहले इसको कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को। हाँ तो हाँ वो बन जाएगा 1 माइनस ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली है 5/8, तो ये कितना आ जाएगा आंसर फाइनली 3/8। क्या ये क्लियर है सबको, समझ में आ गया? ओके एक काम करता हूं मैं आज यहीं पर स्टॉप करता हूं, क्योंकि इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है ना उसके लिए ज्यादा अलर्टनेस चाहिए, है ना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पूरे के पूरे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और ये पूरे सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में अलर्ट होके और ये सारे बैकग्राउंड स्टडी करके आना। ओके हाँ अब तेरे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तेरा एक डाउट क्वेश्चन ले लेते हैं, बता।